मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी, मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ शक्ति। दर्शकों, कहते हैं सपने देखने चाहिए क्योंकि सपने देखने से ही उनके पूरे होने की आशाओं का जन्म होता है। हर इंसान का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है और होना भी चाहिए क्योंकि ये सपने सिर्फ सपने नहीं है बल्कि अपने जीवन को संवारने का एक नई दिशा, एक सही मोड़ देने का एक प्रकार की योजना है। इसीलिए हमें अपने सपनों को पूरी शिद्दत, खुशी के साथ पूरा करना चाहिए। खुशी इसलिए दर्शकों क्योंकि कहते हैं कि खुश रहना जीवन की सबसे स्वस्थ प्रतिक्रिया है जिसके ज़रिए हमारा कठिन से कठिन कार्य बड़ी सरलता से पूर्ण हो सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अब हमारे दर्शकों की शुरुआत अपने महापुरुषों द्वारा कहे अनमोल वचन से करते हैं ताकि पूरे दिन उनके अंदर एक ऊर्जा सी बनी रहे। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन से करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। प्रत्येक दिन विश्व में ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है जो एक महत्वपूर्ण इतिहास बन समस्त मानव जाति के भविष्य और वर्तमान को खुशहाल और उज्जवल बनाता है। आइए देखते हैं आज के दिन की क्या महत्ता इतिहास के पन्नों पर अंकित है और यह किस प्रकार मानव जाति को प्रेरणा देता है। देश और दुनिया के इतिहास में 8 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1661 में सिख धर्मगुरु हर राय का निधन हुआ था। 1995 में आज ही के दिन भौतिक शास्त्री विल्हेम कोनार्ड रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की। 1990 में आज ही के दिन आयरलैंड में पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 1998 में आज ही के दिन बांग्लादेश में देश का प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में 15 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 2008 में आज ही के दिन भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। और 2016 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और 500,000 के नोट बंद कर दिए थे। इसके बाद 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। इसी के साथ नजर डालते आज के समाचार पत्र की सुर्खियों पर और सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। सूतक से पूर्व श्रद्धालु गंगा में लगाएंगे डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा आज, लग रहा वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण, उसके बाद देव दीपावली। शराब पीने वालों की उपेक्षा, बेचने वालों को पकड़ना प्राथमिकता, तेज होगा अभियान। इसी के साथ दर्शकों बढ़ते अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, देखते और जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। दर्शकों, आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास और शुभ है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ गुरु नानक देव जी की जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। समस्त डीडी बिहार परिवार की ओर से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ गुरु नानक जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ दर्शकों अब वक्त हो चला हमारे उस बेहद ही खास सेगमेंट का जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। कहते हैं सितारा बुलंदी की निशानी है तो वही उनका टूटना मन्नतों का प्रतीक है। हर मायने में सितारा चमकता ही है और हमारे बीच आज एक ऐसी ही सितारा, बिहार की माटी की जन्मी एक ऐसी ही सितारा हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ बिहार की चमक में चार चांद लगाए हैं बल्कि पूरे देश में अपने हुनर के झंडे गाड़े हैं। आइए स्वागत कहते हैं हमारी आज की विशेष मेहमान का। आप है सुमन पटेल, अभिनेत्री एवं नृत्यांगना। इसी के साथ इन्हें इनके सक्रिय योगदान के लिए बिहार रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों। सुमन जी, सबसे पहले आपके जीवन से जुड़े बातें जानना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, आप कहाँ से ताल्लुक़, आपकी जन्मभूमि क्या है और आपका बचपन का दौर कैसा रहा? मैं प्रॉपर पटना बिहार से ही हूँ। मेरा जन्म समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं पटना से हुई है। जी,
और जैसे कि आपने बताया कि आपका सारा मतलब सारी पढ़ाई लिखाई यहाँ से, तो मतलब किस कॉलेज से या किस ऐसी चीज़? स्कूलिंग मैंने की है बापू स्मारक हाई स्कूल जो कि पटना में ही है, एंड मेरी कॉलेज हुई है मगध महिला कॉलेज जो यहीं पे है आसपास में। मैंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ से किया है एंड मैंने अपना पीजी पटना कॉलेज से किया है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। Yes. कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में या जब भी हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसकी तैयारी उसी समय से शुरू हो जाती है। आपने अपने इस करियर के लिए खुद को किस तरीके से तैयार किया? एक्चुअली कभी डिसाइडेड नहीं था कि मैं फिल्मी दुनिया में या थिएटर में अपना कभी करियर बनाऊंगी, बट मेरा एक अलग रुझान रहा है कल्चरल चीज़ों को लेके। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो आपने देखा है कि बगल में ही कालिदास रंगालय है, उस समय यहाँ पे थिएटर बहुत अच्छे होते थे, नाटक होते थे। तो मेरा रुझान, और मैं उस समय क्लासिकल डांस सीखा करती थी साथ साथ कॉलेज में। सो वहाँ से मैं कभी प्ले देखने आई, लोगों से मिली एंड ऑल। तो मेरा थिएटर करने का जो रुझान था, लाइक इंटरेस्ट होता है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो शायद मैं कह सकती हूँ ये कि पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लगा कि मैं इस चीज़ में मेरी ज़्यादा रुचि है। तो मेरा रुझान वहाँ से शायद देख के और कर के, लाइक जब मैं डांस सीख रही थी तो उस समय से वहाँ से आया कि इसमें भी मैं कुछ कर सकती हूँ, और फिर मैंने वहाँ से शुरू किया करना थिएटर। जब भी हम कोई मुकाम या लक्ष्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते तो हमारी मेहनत के साथ साथ कई लोगों का सपोर्ट और प्रोत्साहन भी रहता है। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा? मैं कह सकती हूँ जब मैंने आई थिंक 2006-07 में शुरू किया था, सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली होते हैं, माँ बाप होते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे जहाँ तक हुआ पहले होता था कि बेटियाँ बाहर नहीं निकलती थी, करती थी एंड ऑल, बट चीज़ें जब मैंने करना शुरू किया एंड ऑल, मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे भाई बहन, सब ने बहुत सपोर्ट किया। पटना थिएटर के बहुत सारे ऐसे रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया मेरा। तो लाइक इन सब के सपोर्ट से मैंने इस चीज़ को परस्यू करना आगे शुरू किया। जी बिल्कुल। अगर आप में हुनर है और आपको किसी का सपोर्ट या कोई आपको मोटिवेट करता है तो इंसान खुद ब खुद काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करने में काफ़ी बड़ी सरलता से पूरा कर सकता है। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका रुझान इसके प्रति कैसे बढ़ा? लाइट, कैमरा, एक्शन के बारे में कभी मैंने सीरियसली बोलूं तो नहीं सोचा था। मैंने बस शुरू किया था कि मैं यहाँ पे नाटक करती थी, नुक्कड़ नाटक करती थी। जैसे मैंने कहा कि मेरा रुझान बढ़ा, लोगों को देख के इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये चीज़ कुछ अच्छी है, इसमें कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि लोगों ने अपना करियर भी चुना है ये, लाइक पहले मैं यहाँ रहती थी, अभी की तरह मैं दिल्ली मुंबई नहीं गई थी उस समय। तो मैं जो चीज़ें यहाँ बिहार में देखती थी कि लाइक कितना प्रोग्रेसिव चीज़ें हो रही हैं, कहाँ लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, किन किन फील्ड में जाया जा सकता है। तो जब मैंने देखा, मैं कह सकती हूँ कि मैंने पहली बार ये लाइट, कैमरा, एक्शन इसी स्टेज पे सुना था। यही स्टेज था, मैं यहीं परफॉर्म कर रही थी। न्यू ईयर के जो प्रोग्रामिंग होते हैं यहाँ के, मैं वही कर रही थी। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा है दूरदर्शन बिहार, जहाँ से मैंने ये जो वर्ड आपने पूछा, लाइट, कैमरा, एक्शन, सो मैंने यही सुना था। जब इससे पहले मैं थिएटर करती थी, नुक्कड़ नाटक करती थी गांधी मैदान में, यहाँ के थिएटर जितने भी ऑडिटोरियम हैं उसमें। जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि नो, यहाँ तो और भी बहुत सारी स्कोप है जो हम कर सकते हैं, और जो यहाँ हो रहा है एक्चुअली बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है चीज़ों के बारे में, जिस वजह से थोड़ा भटकाव होता है या वो क्लियर नहीं होते हैं कि अगर मैंने यहाँ से ये करना शुरू किया है तो इसका क्या फ्यूचर है, मेरा इसमें करियर है या नहीं है। बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ बहुत स्कोप है, आपको बस करने की ज़रूरत है, आपको बस डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपको बस स्टेप लेने की ज़रूरत है। यस, यहाँ से मेरी ये शुरुआत हुई। मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड और लिया
जिसके कारण शायद आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इसी स्टेज पे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। बिल्कुल, बेशक कहते हैं कि अगर आपको सही जानकारी और आप उसके मुताबिक अपने लगन करते या आप में हुनर होता है तो खुद ब खुद वो मुकाम आपको हासिल हो जाता है। आपने जिक्र किया कि आपने अपने करियर की शुरुआत नुक्कड़ नाटक से की। यस। उसके अनुभव साझा करें या उससे जुड़ी कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताएं। सो जहाँ तक मैं कहती हूँ कि जब मैं प्ले करती थी स्टेज पे, तो वहाँ एक दूरी होती है लोगों से, यू नो, कि आप एक सर्टन टाइम और ये के लिए आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है लोगों के साथ। लेकिन जब मैंने नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया, लोगों के बीच जाके लोगों के बारे में, उनकी सिचुएशन, उस समय जितनी भी प्रॉब्लम होती थी, जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, हमारी सरकार प्रोवाइड करती है ना लोगों को, तो लाइक इन्फॉर्मेशनल जितनी भी जानकारी होती थी, लोगों से जाके ऐसे उनके सामने परफॉर्म करके एक जो कनेक्शन होता है एक एक्टर का और एक ऑडियंस का, एक नॉर्मल जो लोग होते हैं जो शायद ऐसी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बट थ्रू नाटक, थ्रू नुक्कड़ और थ्रू की लाइक ये लोग आके बता रहे हैं, यू नो, जो कनेक्शन बिल्ड हुआ था एंड ऑल, ये एक ह्यूमन नेचर एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ों, और मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है एक एक्टर का, जब आप जाके फील्ड में काम करते हो लोगों के साथ, जब लोग आपकी कही हुई बातों को, आपके द्वारा बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो लगता है कि नहीं, हम एज अ ऑडियंस, एज अ ह्यूमन, एज एन एक्टर अपना कुछ एक पार्ट सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, लाइक हम अपना कुछ पार्ट निभा रहे हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें हुई मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हुआ। ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें एज एन एक्टर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो मुझे नुक्कड़ नाटक से बहुत ज़्यादा मिला। मतलब एक तरह का एक लाइव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि मतलब ऑडियंस आपके सामने बैठी है, और कहते भी कि जब नुक्कड़ नाटक चलता है तो सामने बैठे ऑडियंस अपने आप को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं उन सारी चीज़ों से। तो वही मैं कनेक्शन की बात कर रही थी, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन जो होता है, बहुत सारी चीज़ें हम बोल के माइक पे या फिर पर्चे बांट के नहीं समझा पाते हैं, बट जब हम उनके सामने जाके उन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, रियलिटी से उनका रूबरू करवाते हैं, तो शायद वो ईजी वे में चीज़ों को समझ जाते हैं, जो बहुत समय से चला आ रहा होता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक इन सब चीज़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। तो कितना डिफ़िकल्ट कहूँ या कितना सही रहता है या कितना अनुभवी रहता है मतलब ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस देना और कंपैरेटिव टू मूवीज़ में काम करना? ऑब्वियसली बात है, मूवी इज़ द टोटली डिफरेंट पार्ट एंड ऑडियंस के सामने जाके परफॉर्म करना इज़ वेरी डिफरेंट पार्ट। जब आप कैमरे के सामने काम कर रहे होते हो तो सबको पता है आज के डेट में, लाइक वहाँ पे कट होते हैं, वहाँ पे शॉट्स लिए जाते हैं, वहाँ पे बस आप सिचुएशंस को प्ले कर रहे होते हो, सिर्फ सिचुएशंस को प्ले कर रहे होते हो। बट जब आप नुक्कड़ नाटक कर रहे होते हो, जब आप ऑडियंस के बीच में जाके परफॉर्म कर रहे होते हो, तो आप किसी चीज़ को प्ले नहीं कर रहे होते हो, आप वहाँ पे उन चीज़ों को जी रहे होते हो। सामने से कोई बंदा या ऑडियंस या जो भी हो, जिनसे भी बात कर, वो आपके सामने बैठे होते हैं, जिनको आप चीज़ें समझा रहे होते हो, बता रहे होते हो, बिल्कुल जेन्युइन होता है लोगों से। बट जब आप कैमरे के सामने बात कर रहे हो तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके सामने कोई एक्टर भी नहीं होता है, बट यू हैव टू परफॉर्म योर पार्ट, आपको अपना पार्ट करना होता है। तो डिफरेंट तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत है। और डिफ़िकल्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि लाइक मैंने उतनी अपने आप को ट्रेंड किया एज एन एक्टर, तो मुझे कहीं भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई परफॉर्मेंस करने में। यहाँ तक कि जब मैं ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती हूँ, नुक्कड़ नाटक में परफॉर्म करती थी या करती हूँ, अभी भी करती हूँ मैं, कभी कभी स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, अब मुझे सब ऐसा लगता है कि अभी मुझे सब चीज़ के बारे में पता है, तो मुझे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ अभी नहीं होती है। शुरू में होती थी कि हाँ कैमरे के सामने है तो आप ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं कर सकते, एक सर्टन फ्रेम होता है, आपको उस फ्रेम में ही वो चीज़ परफॉर्म करना है। और जब स्टेज पे हम करते हैं तो हमारे सामने पूरा स्टेज खुला होता है, आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ये जब आपको पता चल जाता है तो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, जो शायद आज के डेट में मेरे लिए हो गई है। वही कहते हैं कि अगर आपके पास अनुभव हो तो आप कोई भी कार्य बड़ी सरलता से कर सकते हैं।
आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक नुक्कड़ नाटक के लिए एक कलाकार खुद को तैयार करता है तो किन किन खास बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है? नुक्कड़ नाटक के लिए कुछ खास बातें बस इतनी होती है कि आपको प्रेजेंटेटिव रहना है, लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, लाइक अपनी बातें कैसी इजी वे में उनको समझानी है, इसका खुद को उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। आपकी कही हुई कोई बात नेगेटिव वे में ना चली जाए, जिस वे में आप समझाना चाहते हो, बिकॉज आपकी ऑडियंस अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत गांव से आते हैं, कुछ लोग होते हैं कि शहर से होते हैं, तो हमें ऐसी भाषा का चयन करना होता है या करना चाहिए जो कि एक नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल जो हमारी जनता है या नॉर्मल जो हमारे लोग हैं उनको समझ में आए, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद हमें खुद को इतना कॉन्फिडेंस और इतना दिखाना होता है या करना होता है कि हम इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कॉन्फिडेंस रहे ताकि हमें अपने ऊपर विश्वास रहे, हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर हमें खुद विश्वास रहे, तभी हम सामने वाले को विश्वास दिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पे एक एक्टर को वर्क करना होता है। सुमन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने फिल्म जगत में अपने करियर की शुरुआत कैसे की, या यूँ कहूँ कि आपको सबसे पहला ब्रेक कहाँ और कैसे मिला? फिल्म जगत में मैं 2014 में आफ्टर माय ग्रेजुएशन NSD से जो मैंने पास आउट किया, उस समय मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे फिल्म जगत में जाना है या मुझे वापस यहाँ आना है, थिएटर करना है। बट वो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है NSD का थिएटर करते, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाती हैं। फिर मैंने वहाँ से सोचा, डिसाइड किया कि लाइक अगर मैं अपना करियर देखती हूँ इस चीज़ में, तो क्यों ना जाके अपनी किस्मत आजमाई जाए सपनों की नगरी मुंबई में। सो मैं वहाँ से, दिल्ली से मैं मुंबई गई। मुंबई में चूँकि मैं एक ट्रेंड एक्टर थी, मैं इस पे बाद में भी बात करना चाहूँगी आपसे कि अपने आप को ट्रेंड करना कितना ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में अपना करियर देखते हो तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं ये इस बात को पॉइंट आउट करूँगी क्योंकि मैं पहले तैयार होके गई थी कि हाँ मुझे क्या करना है। तो मैंने डिसाइड किया और विदिन 2 मंथ्स मैं एक फ़िल्म के सेट पे थी, मैं एक फ़िल्म कर रही थी। उसमें भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, संजय मिश्रा से लेके मुकेश तिवारी से लेके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जिमी शेरगिल वाज देयर। तो मेरा पहला ब्रेक ही था जो मुझे फिल्मों से मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये चीज़ अगर मैंने स्टार्ट किया है, अगर मैं इसमें लगी रही और मुझे अपना करियर सच में इसमें बनाना है तो मुझे टाइम देना है और मुझे इस पे काम करना है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की कि नहीं, एक टाइम दे के उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। एंड नाउ आई एम हियर। बिल्कुल। वर्तमान समय में आप किन किन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने अभिनय का प्रदर्शन कर रही हैं? वर्तमान में मैंने अभी फिल्म की है, फिल्में तो मैं करती रहती हूँ, ज़्यादातर मैं कमर्शियल ऐड करती हूँ और शॉर्ट्स फिल्म जो होते हैं, इंफॉर्मेशनल फिल्म, जो मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक में किया करती थी, लाइव परफॉर्मेंस। लाइक बहुत सारी चीज़ें अभी है कि जैसे आपको पता है कि अब सारी चीज़ें फ़ोन पे आ गई हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट फिल्में होती हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं, फेस्टिवल फिल्म्स होती हैं, कमर्शियल ऐड हैं, डिजिटल एड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ। हाल ही में मैंने एक फ़िल्म की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ, जो कि मेरे सीनियर भी हैं। उसका नाम है जोगिरा सारा रारा, जो कि अभी दिसंबर जनवरी में रिलीज़ होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि जाके थिएटर में मेरी फिल्म ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने इतने बड़े कलाकार के साथ काम किया, तो बेशक कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा या काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वो अनुभव हमारे साथ साझा करें। ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि आप सिर्फ जब एक्टिंग कर रहे होते हो या आप एक्टर हो, तो आप जितनी चीज़ें कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हो, तो एज एन कैरेक्टर हो, तो आप एक इंसान ही है ना। आप अपनी दिनचर्या, अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे हो, ये चीज़ ज़्यादा प्रभावित करती है। आप जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में आप अपना करियर देख रहे हो, आप एक इंसान कैसे हो। अगर आप एक अच्छे अभिनेता हो, तभी एक अच्छा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो वो पोर्ट्रे कर पाते हो।
नवाज सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है मेरा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर रही हूँ। ही वॉज़ वेरी जेन्युइन, बहुत ही जेन्युइन थे वो, हर चीज़ों में सपोर्ट करना। जब भी हम सीन में होते थे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ही इज़ अ स्टार एंड मैं अभी दूसरी या तीसरी फिल्म है मेरी उनके साथ, ऐसा। तो वो बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है वो। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे आप परफॉर्म, बहुत सारी कम चीज़ों के साथ कैसे लिमिटेड चीज़ों में परफॉर्म करके आप अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी मेरी जो मैंने शायद बना के रखी थी, वो ब्रेकआउट हुई। तो यस, इनके साथ काम करने का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। एक काइंड ऑफ मेंटोर की तरह उन्होंने आपको गाइड किया, आपको बताया कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए। ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे सिखा रहे थे एंड ऑल, बट द थिंग्स ही वाज डूइंग, छोटी छोटी चीज़ें, लाइक जो हम एक सीन में जब दो लोग हैं, कहते हैं कि जब भी कोई सीन आप कर रहे होते हो तो आपका को एक्टर कैसा है, चाहे वो कुछ भी हो, एक नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, एंड इतना बड़ा एक्टर आपके सामने है, वो आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। उनको तो किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, यू नो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे डर जाते हैं सडनली कि है इतने बड़े एक्टर के साथ मेरा पहला सीन है एंड ऑल। सो वो इतने कंफर्ट कर देते थे लोगों को, लाइक मुझे भी ऐसा सीन में कि मुझे लगा ही नहीं कभी कि मैं डिस्कम्फर्ट हो रही हूँ या मैं इनके सामने कुछ बोल नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर को भी पोर्ट्रे करें इनडायरेक्ट वे में इतना सपोर्ट किया कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या फिर ही इज़ अ सुपरस्टार। एंड तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑन द साइड। जी बिल्कुल, एक छोटा सा सपोर्ट भी काफ़ी होता है, यस, काफ़ी होता है। जैसे कि आपने अपने करियर बिहार से नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की, मतलब आपने अपने इस अभिनय की शुरुआत बिहार से ही की। कैसी व्यवस्था है फिल्मों को लेकर बिहार में, या कैसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? खैर अभी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी बिहार में भी आ गई हैं। मैं तो वहाँ रह के भी जब यहाँ आती हूँ, यहाँ काम करना चाहती हूँ यहाँ के लोगों को लेके, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में देख लो, इतना प्रोग्रेस किया है कुछ सालों में, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है बिहार में। आजकल आपने सुना होगा मैथिली फिल्में भी बन रही है हमारे बिहार में, जो कि नेशनल अवार्ड लेके जा रही है, ऑस्कर तक नाम नॉमिनेट हुआ है। और तो ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भोजपुरी सिनेमा भी जितने भी बन रहे थे यहाँ पे, मैंने देखा है कि बहुत ही अलग लेवल पे या फिर शूट के लेवल पे हो, बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। तो मैं एक ये चीज़ चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि यहाँ की जो जितनी भी बच्चे हैं जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो मैं यहाँ की जनता से भी, यहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हमारे बिहार में एक फिल्म स्टूडियो हो, लाइक जैसे मुंबई में है फिल्मिस्तान है एंड ऑल, तो यहाँ पे भी कोई अगर फिल्म स्टूडियो हो एंड ऑल, बिहार में और भी ज़्यादा काम होना शुरू हो, तो हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, हमारे जो यहाँ के अभिनेता हैं, जो यहाँ थिएटर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं बिहार में, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सो उनको बाहर जाके उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना अभी शायद थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैंने यहाँ से मतलब लोग जैसे हम जाके बाहर काम करते हैं, लोग बाहर से आके हमारे बिहार में यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। तो मैं बस यही चाहती हूँ, रिक्वेस्ट। और मैंने लास्ट टाइम भी, मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री खुलना लाइक बहुत ही बड़ी बात होगी। तो ये प्रोग्रेस होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ को, मतलब एक्सपोजर्स मिलने चाहिए। यस, टैलेंट की तो बेशक जैसे बहुत ही यहाँ पे बहुत टैलेंट है, कमी नहीं है जी। तो वैसे एक्सपोजर्स मिले तो बच्चे मतलब यहाँ से ना दूसरी जगह ना जाके यहाँ पे अपने हुनर को दिखा सकते हैं। हमारा बिहार भी कुछ कम नहीं है, बिहार है। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि जब भी करियर की बात आती है किसी भी जगह की हो, फिल्म जगत की या किसी भी, मतलब चाहे वो यहाँ की हो चाहे वो किसी भी जगह की हो, फिल्म जगत में जब भी करियर की बात आती है, माता पिता के साथ साथ युवा भी थोड़ा संकोच करते हैं। क्या क्या स्कोप है, और आप इस क्षेत्र से लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं, तो क्या क्या स्कोप है जिसके ज़रिए वो अपने करियर को इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकते हैं? जहाँ तक संकोच की बात है, देखिए पहले ये सारी चीज़ें बहुत होती थी, बिकॉज़ इंडस्ट्री में स्कोप उतना नहीं था, सिर्फ या तो टेलीविज़न सीरियल्स थे या फिल्में थी,
इसके अलावा कोई चीज़ ज़्यादा थी नहीं। बट आज के डेट में OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, इतने सारे स्कोप तो आप देख ही रही हैं। आज के डेट में टीवी और सिनेमा हॉल एंड ऑल हर चीज़ फ़ोन पे है, इतनी सारी चीज़ें स्कोप्स खुल चुकी हैं। तो जहाँ तक फैमिली पहले इसलिए बोलती थी कि एक कोई बैकअप हो हमारा, कि कुछ ऐसा बैकअप है, अगर करियर नहीं बना पाए तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाया तो क्या होगा। बट मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आपको करना है किसी भी चीज़ को, डिसाइड कौन करता है करने के लिए? हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, हमें ये तो जिस दिन हमने उसके लिए हम उसकी तैयारी करते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। अगर हमें इंजीनियर बनना है, हम इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं। उस चीज़ में जो चीज़ें होती है, हम उसके डेप्थ तक जाके उसके बारे में जानते हैं, तब जाके हमें कोई पोस्ट मिलती है एंड ऑल। तो सेम चीज़ है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टर भी कोई ऐसा नहीं है, तो आप इसके लिए तैयारी करो, आप इसके डेप्थ में जाओ, एक्टिंग के बारे में पढ़ो, क्या हुआ है, अपने आप को रेडी करो। तो मुझे जो लगता है कि जो इनसिक्योरिटी है ये कि आगे स्कोप होगा कि नहीं होगा, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, डर जो होता है, इनसिक्योरिटी, वो इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होके कूद जाते हैं किसी चीज़ में कि अच्छा सब कर रहा है तो हम भी कर ले। तो ऐसी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की हमारे युवा पीढ़ी को ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बट हाँ, अगर आप खुद को ट्रेंड करके किसी भी चीज़ में जाते हो, इवन आप किसी भी चीज़ को ले लो ना, इवन आप अगर रनिंग में भी जाते हो, खेलने भी जाते हो, अगर आप प्री प्लान रहते हो, अपने आप को ट्रेंड किया होता है, तो आप उस जगह पे जाके झंडा गाड़ के आते हो। तो वही बात है कि अगर आपने अपने आप को ट्रेंड किया है, अपने आप को प्रूफ किया है, तो पेरेंट्स भी आपका साथ देंगे। लाइक मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अगर यहाँ पहुँच सकती है, आज के डेट में आप लोगों से बात कर सकती है, वो भी मैंने 2006 में शुरू किया था, तो अभी तो बहुत सारे स्कोप है। उस समय तो कुछ ज़्यादा स्कोप भी नहीं थे। फैमिली को मनाना, कैसे जाना, अपने आप को उनके सामने प्रूफ करना कि हाँ मैंने जो किया है ये सही है, मैं इसमें आपको कुछ करके दिखाऊंगी और आई एम डूइंग। सो अगर आप ये एक विश्वास जो अपने पेरेंट्स के दिमाग में डाल देते हो, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं कि हाँ सबके बच्चे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा भी बच्चा आगे बढ़े। तो बस बात है ये कि अपने आप को प्रूफ करने की, वो आप प्रूफ तभी करते हो जब आप रेडी रहते हो उन चीज़ों को, अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हो। तो अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है किसी भी फील्ड के लिए, तो आपको फेलियर नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, बिकॉज मैंने वो सारी चीज़ें की हैं और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो अगर आपने खुद को तैयार कर लिया है तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स, फैमिली, जितने भी लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे। एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर वहीं तक चलने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होता है। दैट्स इट। जहाँ आपको मौका मिला और आपने उसको बखूबी अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तो खुद ब खुद आगे सफलता आपको मिल जाती है। आपने बिल्कुल सही भी कहा कि पहले पेरेंट्स को समझाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में पेरेंट्स इतने समझदार हैं, हो चुके हैं, जो समझिए सपोर्टिव, आप कह सकते हैं सपोर्टिव, जो अपने बच्चों को समझते हैं। बस ज़रूरत है एक सही दिशा की। सही इन्फॉर्मेशंस की। आपसे जानना चाहूँगी कि बिहार में ऐसे मतलब जैसे कि कोई बच्चा जो इस फील्ड में अपना करियर देखता है, क्या थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होना ज़रूरी है? तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए क्या कोई ऐसी सुविधा बिहार में उपलब्ध है जो बच्चे इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं तो उसे वहाँ से वो ले सकते हैं? बहुत थ्योरी की बात, जहाँ तक यहाँ पे नाटक स्कूल है, बिहार आर्ट थिएटर है, प्रेमचंद रंगशाला है, यहाँ पे वाणी प्रकाशन है, यहाँ पे राजकमल प्रकाशन है। जितनी भी थियोरेटिकल बुक हैं, लाइक हमारी साहित्यिक जो जितनी भी किताबें हैं, जो ड्रामा जो हम पहले करते थे कि कैसी चीज़ें क्या होती थी, तो जब आप जानते हो किसी चीज़ को पढ़ते हो, सिर्फ कर लेना, प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल आप तभी कर पाते हो, एक्सपेरिमेंट तभी कर पाते हो प्रैक्टिकल करते समय जब आपके पास थ्योरेटिकल कुछ जानकारी होती है, जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिकल को अपने बेस पे भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। तो एक एक्टर के लिए जितना ज़रूरी है परफॉर्म करना इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उतना ही ज़रूरी है बैक ऑफ द कैमरा पढ़ना। सो आपको साहित्य की जानकारी होनी चाहिए, आपको
फिल्मों की जानकारी होनी चाहिए, किस ज़माने में कैसी फिल्में बनती थी, कैसी किताबें पढ़ी जाती थी, क्या बुक से या किसी की राइटिंग से, कौन कौन लेखक होते थे, किन के बारे में, किन की लेखनी से समाज में कितनी चीज़ें सुधार हुई, या ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पे आप काम कर सकते हो। तो आपका जब नॉलेज बढ़ेगा तो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये एक्चुअली जो जितनी भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं प्रैक्टिकल का बैकबोन है। जब आप थियोरेटिकल पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे उस चीज़ को परफॉर्म करोगे। तो आई नो कि लोग पढ़ने से पीछे भागते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर पढ़ के कहीं जाते हो ना तो आपके पास जानकारी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो जब आप परफॉर्म करने जाते हो तो फिर आप परफॉर्म कर रहे होते हो, लाइक उसको जी रहे होते हो चीज़ों को, तो आपके अंदर ना डर होता है ना कुछ होता है। तो जो चीज़ जैसे आप करना चाहते हो वो फ्लो में बस आप करते जाते हो। आपको लगता है आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता अगर आपने किसी चीज़ के बारे में जानकारी ली हुई है और आपने पढ़ लिया उस चीज़ के बारे में। तो Yes. इसलिए जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। yes. जैसे कि आपने भी अभी बताया कि OTT प्लेटफॉर्म का प्रचलन काफ़ी सुनने में और देखने को मिलता है, इसका क्या कुछ प्रभाव फिल्मों पर पड़ा है या किस तरीके से ये आम जनता को भी या ऑडियंस को भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि लोगों का रुझान इसके प्रति काफ़ी देखने को मिल रहा है। अब आज के डेट में आप देखिए हमारी जो दिनचर्या है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम छोटी से छोटी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं एंड ऑल। OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हम साल में कितनी फिल्में बन सकती थी, 10-15 जितनी भी बन सकती थी। बट अब ये OTT प्लेटफॉर्म आ जाने से हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई, ऑडियंस के लिए भी, एक एक्टर के लिए भी, कि हर चीज़ आपके फ़ोन पे है। आप अगर पहले क्या है कि किसी चीज़ को देखने के लिए आपको ऑफिस से घर आना है, घर पे सब कुछ ये करके फिर आप टीवी खोल के या ये करके आप देखते थे। अभी क्या है, आप ऑफिस से आ रहे हो, रास्ते में जितनी भी जानकारी है आपके फ़ोन पे है। तो अब बोला जाए तो सारा चीज़ हमारे हाथ में आ गया है, दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। तो ये एक तरीके से कंफर्ट भी है और अपॉर्चुनिटी के नाम पे अगर देखा जाए कि एक्टर लोग के लिए क्या साथ, तो पहले मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि फिल्में बनती थी, 4 सीरियल बनते थे, तो उसी में स्कोप ढूंढना पड़ता था। अभी OTT आ जाने की वजह से वेब सीरीज़ है, बहुत सारे फील्ड में लोगों को लाइक ब्रेक मिला है, चाहे वो राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, कंटेंट जो बहुत सारी चीज़ें जो फिल्मों में गाँव का चलन ख़त्म हो गया था, आपने अगर देखा होगा, साहित्यिक चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जो कि धारणाएं तोड़ने वाली चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जो फिल्मों में हम नहीं दिखा पा रहे थे। अब हमारे पास बहुत सारे माध्यम आ गए हैं, तो हम किसी भी माध्यम से हम दर्शकों को हाथ में दे देते हैं देखने के लिए कि हाँ देखिए, लाइक ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी सुविधाएं आ जाने से बहुत ही फ़र्क पड़ा है। अभी आपने बिल्कुल सही बात भी कही, और कहते भी हैं कि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब होता है, यानी कि मिरर ऑफ द सोसाइटी। आपके मध्य नज़र या आपके अनुसार किस हद तक सही है या कितना योगदान रहता है फिल्मों का समाज कल्याण में? फिल्मों का, जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, फिल्मों का कोई हाथ नहीं होता, जहाँ तक मैं बोलती हूँ समाज का हाथ होता है फिल्मों को बनाने में एंड ऑल। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्में जो है हमारी समाज का दर्पण है, जो हमारी सोसाइटी में होता है वही हम फिल्मों में दिखाते हैं। जो भी हमारे राइटर्स हैं ना, जो भी वो लिखते हैं, हमारी सोसाइटी कैसे चेंज, आपने देखा होगा कि पहले की फिल्मों में और अभी की फिल्मों में कितनी सारी चेंजेस आए हैं। तो फिल्मों के कारण हमारी सोसाइटी चेंज नहीं हुई है, हमारी सोसाइटी चेंज हुई है, हमारा समाज चेंज हुआ है, इसीलिए हमारी फिल्में चेंज हुई है ना। पहले साहित्यिक फिल्में बनती थी कुप्रथाओं को लेके नॉल, कि कोई प्रथा है, विधवा विवाह नहीं है, तो बहुत सारी कुप्रथाएं थी। तो पहले क्या थी कि फिल्में बनती थी, लोग उसको देखते थे, उससे प्रभावित होके चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हुई। अभी क्या है कि हमारे घर में, अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में जो चीज़ हो रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, हर लोगों के हाथ में फ़ोन है और कैसे इन सब सुख सुविधाओं से सोसाइटी चेंज हुई है, वैसे ही फिल्में आजकल बननी शुरू हुई। आपने देखा होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला अभी कि गांव गायब हो गया है, ये वो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं। हमारे जो राइटर्स हैं वो भी, हमारे दर्शक जो सोसाइटी में हमारे लोग क्या देखना चाहते हैं उसके हिसाब से वो लिखते हैं, तो हमारा सोसाइटी बिल्कुल
हमारी उसे फिल्मों में दर्शाते हैं, कैसे मतलब दिखता जो भी है। हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं उसे फिल्मों के ज़रिए दिखाया जाता है और लोगों को बताते हैं कि, या लोगों को रूबरू करवाते हैं। Yes. इस तरीके से आप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी? गाइडलाइंस की ज़रूरत थोड़ी सी है उन लोगों को। मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी उनको, बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको खुद को तैयार करना होगा। खुद पे एक डाउट होता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ट्रस्ट ऑन योर ओन सेल्फ, लाइक अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना कि मैं जो भी करने जा रही हूँ या जो भी करना चाहती हूँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपने अपने ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो आपको बस थोड़ा सा काम और होता है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है ऑल। तो उनको वो कन्विंस हो जाते हैं जब देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा या बच्ची जो भी है ये करना चाह रहा है एंड शी और ही वांटेड टू डू दिस, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। उसके बाद आती है कि अपने आप को आप कैसे ट्रेंड करते हैं एज एन, लाइक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी कि अगर आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, तो उसके लिए आप प्रॉपर पढ़ाई करते हो, प्रॉपर टाइम देते हो डॉक्टर का लेवल लेने के लिए। तो सेम हेयर है, लाइक यू हैव टू रीड, अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है आपको एक्टर का लेवल लेने के लिए। जब वो ले लेते हो आप तो फिर तो ये पूरा फील्ड आपका है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फिल्म में, किसी भी तरह के लाइक सीरियल, टीवी, टेलीविज़न और कमर्शियल, किसी चीज़ में भी काम कर सकते हो अगर आपने अपने आप को उसके लिए रेडी किया है तो। यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि कई ऐसे युवा हैं जिनमें हुनर होता है लेकिन कभी अपनी आर्थिक स्थिति या किसी परेशानी की वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, खासकर कह सकते हैं आर्थिक स्थिति के कारण। तो ऐसी कोई सुविधा जो यहाँ पे उपलब्ध हो जिसके ज़रिए वो अपने सपने को साकार कर सकें? बेसिकली आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इसमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। मेरी भी घर की कोई फाइनेंशियल स्टेज जब मैंने शुरू किया था तो उतनी अच्छी नहीं थी, बट मुझ में करने की लगन थी। तो मैंने यहाँ से जब करना शुरू किया, मैंने खुद अर्न करना शुरू किया। कैन यू बिलीव इट? लाइक यहीं आके जो मैं परफॉर्म करती थी मैं अर्न करती थी। बहुत सारी हमारी सरकार ने थिएटर पढ़ने के लिए, ड्रामा सीखने के लिए, ड्रामा करने के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो निकाले हुए हैं। लाइक मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जब मुझे मिला था, मेरे घर में भी लाइक उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए घर से पैसे प्रोवाइड किए जाए या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने कहा। तो ये एक नेचुरल और एक मेन प्रॉब्लम है जो मैं समझ सकती हूँ। बट उसके लिए जानकारी, वही मैं बोल रही हूँ, जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें सरकार ने हमें दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के इंस्टीट्यूशन ने हमें दे रखी है जो हमें पता नहीं चल पाती है। तो आप उनको फाइंड आउट करके आप मतलब थिएटर करते हुए काम कर सकते हो और उस पैसों से अपना लाइक आगे का करियर परस्यू कर सकते हो। उस चीज़ों को आगे स्कॉलरशिप ले सकते हो आप, यहाँ छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक कर सकते हो, नाटक कर सकते हो, यहाँ दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, वहाँ जाके परफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस आपको करने की ज़रूरत है। तो आपको बस जब आप करना शुरू करते हो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप आके बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। तो ये सारी चीज़ें मेन तो मैं अब नहीं कहूँगी, बट छोटी सी प्रॉब्लम है ये, उसको आप वाइल्ड लाइक करते करते आप उसको ख़त्म कर सकते हो एटलीस्ट। सरकार ने हमें इतनी सारी सुविधा दे चुकी है कि अगर हम कहें कि आज के डेट में आर्थिक समस्या है तो उसे बड़ी सरलता से हम लोग पूरा कर सकते हैं। बहुत सरलता, एज एन एक्टर आप कर सकते हो, एक एक्टर कुछ भी कर सकता है। जी, ये तो थी आपके प्रोफेशन से जुड़ी बातें। जानना चाहूँगी, यूँ तो कहते हैं कि अभिनय खुद में एक शौक़ है, फिर भी जानना चाहूँगी कि इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ है, मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, मुझे साइकिलिंग करना पसंद है, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, मुझे स्पेशली कुकिंग करना पसंद है। लोग कहते हैं कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग वुमेन सो आपको किचन से कोई लेना देना नहीं होता है, बट नहीं, आई लव माई किचन। मैं अभी भी अपना खाना खुद बनाती हूँ और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मुझे योगा करना मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में आती है, बट दीज आर माई हॉबीज़। जब आप किसी चीज़ को हॉबीज़ बना लेते हो तो आप उसको मन से करते हो, बिकॉज हॉबी ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें आप अपना 100% दे के करते हो। तो जितनी भी चीज़ें बोली इसमें से कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ है, कुछ चीज़ें हॉबीज़ हैं, बट हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं एज एन एक्टर ऑल्सो।
योगा अगर मैं करती हूँ तो मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए, मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब मैं खुश होती हूँ मैं कुकिंग करती हूँ। गार्डनिंग इज़ लाइक माई फेवरेट थिंग टू डू। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मुंबई में भी जहाँ पे पौधे लगाने की जगह नहीं होती है, आई हैव लाइक 35 या 36 प्लांट्स एट माई होम। बहुत अच्छी चीज़ है। आप खुद को कैसे फिट रखती है? आपका डेली रूटीन या दिनचर्या आपका कैसा है? डेली रूटीन मेरा ये है कि मैं सुबह उठते ही मेरा एक तो वर्कआउट होता है, चाहे वो मेरी स्विमिंग हो या फिर मेरा योगा हो। मैंने अपने डे को बहुत ही रूटीन बाय सिस्टमेटिक वे में बांट के रखा है कि मुझे सुबह क्या करना है। सुबह मैं वर्कआउट करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, थोड़ी चीज़ें अपने कि हाँ मेरी दिन की दिनचर्या क्या है उस पर काम करती हूँ। दिन में मेरे मीटिंग्स होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, तो मैं उन पर काम करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन अपनी एक्टिविटीज़, करियर को लेके ही लाइक कुछ ना कुछ चलता रहता है। हेल्थ और प्रोफेशन दोनों को आप काफ़ी पैरेलल वे में लेके चलती Yes. हैं। ऐसी कोई बातें जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? यूँ तो अभिनय खुद में बहुत ही वास्ट है, तो ऐसी कोई बातें जो आपको लगता है कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? मैं दर्शकों के साथ बस यही साझा करना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ करना है और आप में किसी चीज़ को करने की लगन है तो उसको पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। अगर आपने उसको पूरी शिद्दत से की है, पूरी लगन से की है, तो ऐसी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर सब इंसान ही हैं, सब हम लोग में से ही निकल के कोई जाता है। तो बस मैं यही एक अपनी तरफ से एक राय देना चाहूँगी और या फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपने चाह लिया है तो आपकी राह बन जाएगी, और अगर राह बन गई और आपने उस पर चलना शुरू कर दिया तो आज न कल आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। 2 शब्दों में अपने करियर के मूल मंत्र हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगी? मूल मंत्र बस यही है करियर की कि जहाँ चाह है वहीं राह है। बस हमारा काम है पानी की तरह बहना। अगर हम पानी बनते हैं तो हमारा रास्ता हमें खुद ब खुद मिलता जाएगा। बस हमें पानी बन के रहने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को पानी समझती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मैंने अपने आप को उस तरीके से ढाल के रखा है कि मैं जहाँ जाती हूँ अपनी राह ढूंढ लेती हूँ, या किसी चीज़ में जाती हूँ तो उसके अनुसार बन जाती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को लिबरल रखिए, अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी सोसाइटी में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, लोग आपको चाहें। और बस सुमन जी, आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की और फिल्म जगत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी और करियर स्कोप के बारे में बताया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बेहद ही खास मेहमान, बिहार की बेटी सुमन पटेल, अभिनेत्री एवं नृत्यांगना, जिनसे हमने कई सारी जानकारी प्राप्त की, कई सारी बातें की। और अब वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, जिसके लिए अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।